हाय नमस्कार। बीपीएससी के मेंस पीवाईक्यू एनालिसिस करने से पहले एक जादू आपको दिखाना चाहते हैं, तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले ये 17th बीपीएससी का पेपर है जो मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें, बहुत मजा आने वाला है। संथाल अपराइजिंग्स पर क्वेश्चन है, पटना कलम पेंटिंग पर क्वेश्चन है, मौर्यन कला एवं स्थापत्य कला इस पर क्वेश्चन है। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, चंपारण इंडिगो आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके कारण क्या रहे, ब्रिटिश पॉलिसी ने कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट इमरजेंसी में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, आपने ये देख लिया। अब आते हैं असली जादू पर। यह है आपका 69 का बीपीएससी मेंस GS1 का पेपर। यहां पर जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करी है, आप देखेंगे कि 70 बीपीएससी के मेंस में यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस, यही टॉपिक के पूछे गए हैं। संथाल याद करिए, अभी मैंने आपको दिखाया। चंपारण अभी आपको मैंने दिखाया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, वो भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आपको तो और ज्यादा फायदा हो गया, एक तो शॉर्ट में चंपारण पर क्वेश्चन आया और लॉन्ग में भी आपको चंपारण के ऊपर क्वेश्चन आ गया। है ना फ्री के मार्क्स? इतना ही नहीं, और भी आप देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। अरे भाई 38 मार्क्स के 70 में यही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। समझ रहे हो आप? चलो इतने से भी संतुष्टि नहीं हुई, फिर चलते हैं आगे। ये है आपका 68 का पेपर। यहां पर देखिए पटना कलम पेंटिंग रिपीट हो रही है। उसके बाद डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कौन से कारण थे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के इमरजेंस में कंट्रीब्यूट किए, उदय में कंट्रीब्यूट किए। याद करिए 70 बीपीएससी का पेपर। यहां पर देखिए, अगर भूल गए हो आप तो, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहां पर ब्रिटिश पॉलिसी बोली गई है, वहां पर भी फैक्टर्स की चर्चा बोली जा रही है ना? ठीक। अब फिर देखिए आप, ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अगर आपको यहां भी संतुष्टि नहीं मिल रही, फिर आप देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था 67 बीपीएससी में, लेकिन यहां पर शॉर्ट में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे कि बीपीएससी का जो जीएस पेपर 1 है, उसमें जो हिस्ट्री के सेक्शन होते हैं 114 मार्क्स के, मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 114 मार्क्स से 114 मार्क्स पूरे पीवाईक्यू से रिपीट हो जाते हैं। हाँ, अगर आप 2-3 साल के पेपर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 साल के पेपर को एनालाइज कर ले तो आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं हूबहू। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, न सिर्फ 3 सालों के पेपर को एनालाइज किया है, बल्कि पूरे 10 सालों के पेपर को एनालाइज किया है, बैठकर लिख लिख कर आपके सामने। देखिए, ये कोई डिजिटल कंटेंट नहीं है, मैंने हाथ से लिखा है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको अच्छा भी लगे। ये जो बीपीएससी के मेंस के जीएस के हिस्ट्री सेक्शंस के टॉपिक हैं, पिछले पूरे 10 साल के पीवाईक्यू हैं, और इतना आप कवर करके जाते हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं छूटने वाला है। और एक एक्स्ट्रा एज में आपको बताऊं कि आपको पता है कि जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। एक है करंट अफेयर्स का, दूसरा है डीआई यानी मैथ्स का, तीसरा है हिस्ट्री का। तो अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से कमांड करके जाते हैं तो डीआई में समय बचेगा और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। करंट अफेयर्स थोड़ा डायनेमिक होता है, तो वहाँ थोड़ा सोचने का समय ज़्यादा चाहिए होता है, तो और अच्छे से बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स के आंसर लिख सकते हैं। तो रिलेटिवली यू विल बी इन बेटर पोजिशन रिलेटिव टू योर कंपिटिटर। है कि नहीं बात? लॉजिकल भी है। तो आपके काम को आसान करने के लिए मैंने ये पूरा एनालिसिस का चार्ट बनाया है। आपको क्या करना है, एक तो टेलीग्राम से जुड़ना है, दूसरा कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं उसका माइक्रो नोट्स तैयार करना है। टॉपिक पढ़ के समझ के और फिर माइक्रो नोट्स तैयार करना है, ताकि लास्ट समय में आपके पास ये बहाने ना हो कि मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है बाबा, क्या करूं, कहाँ से मांगू, पीडीएफ सर्च करूं, तो ये सब ना हो। इसलिए बेटर टू प्रिपेयर
in the given time period rather in the shortage of time period. ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैंने एक स्टेप आगे भी कदम लिया है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि PYQ एक बेस तो है, लेकिन हमें एक लेवल ऊपर रहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में, रिलेटिवली उसी के डोमेन में क्या पता कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसको भी मैंने इसमें कवर किया है, ताकि जो रिक्स है वो भी ना रहे। क्यों रिक्स लेना, एक आध दो टॉपिक ज़्यादा पढ़ लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। मानते हैं ना इस बात को? ठीक है, तो एक पॉइंट ये क्लियर। और दूसरा पॉइंट, अब आते हैं हम हिस्ट्री के मेन सिलेबस के बाइफर्केशन यानी कि डिवीजन में। तो जब आप देखेंगे पूरा GS पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन को अच्छे से एनालाइज करके देखेंगे, तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसको हम कला और वास्तुकला भी कह सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि वो हमसे बार बार बोलते रहते हैं कि सर हिंदी मीडियम में भी ज़रूर आप बोलिए। तो मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी कि दोनों मीडियम को एक साथ लेकर चला जाए। दूसरा सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन से डोमेन में है? एक तो चित्रकला यानी पेंटिंग से, दूसरा टेम्पल डेवलपमेंट यानी कि मंदिर विकास से जुड़ा है, तीसरा मौर्य और पाल वंश की कला से जुड़ा है, चौथा केव डेवलपमेंट से जुड़ा है यानी कि गुफाओं का विकास, खासकर ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत के रेफरेंस में। और एक एक करके आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, तो आप चिंता ना करें। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए जो मेजर क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, अभी घूमते फिरते रहते होंगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन घूमता फिरता रहता है। तो एक है आपका ट्राइबल मूवमेंट यानी कि जनजातीय विद्रोह, इसमें दो तीन विद्रोह आते हैं जो हम आगे बात करेंगे। दूसरा है पीजेंट मूवमेंट, नाम बताइए, किसान आंदोलन, क्या कोई नाम याद आ रहा है आपको? अभी तो मैंने आपको दिखाया था, हाँ, चंपारण, इंडिगो, याद आया या? उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, और इसमें बिहार का क्या रोल था? अब बिहार का रोल आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं कुंवर सिंह जी का, उसी को मेंस में यहाँ लिखना है, सिंपल। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीडम मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो मुख्यतः आप गांधीयन इरा के फेज पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें आपके क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इन सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में बिहार का क्या रोल रहा, बिहार की महिलाओं का क्या रोल रहा, एक एक करके चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है स्टूडेंट्स को, वो है पर्सनालिटीज यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा। एग्जाम्पल अगर बताऊं तो गांधी जी की विचारधारा सत्याग्रह पर, गांधी जी की विचारधारा कास्ट और रिलीजन पर, गांधी जी की विचारधारा सोसाइटी पर, है ना। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए। और गांधी जी का वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, और भी पर्सनालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, वो हम आगे बाद में बात करने वाले हैं। उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ आपको डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये तो मैंने आपको लगातार दिखाया है कि किस प्रकार 70 BPSC, 69 BPSC, 68 BPSC, इवन 67 BPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो ऐसा लगता है कि BPSC का फेवरेट टॉपिक है, तो कैसे इसे छोड़ सकते हैं, है ना, इसे कम नहीं आंकना है। उसके बाद जो थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो ब्रिटिश पीरियड में किए गए थे, उसको अब शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर यहाँ पर आप देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर यहाँ देखिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये किया है कि ये जो PYQ में क्वेश्चन आए हैं रिफॉर्म्स वाले, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स वाले, वो तो ऐड किए ही है, साथ के साथ जो आ सकते हैं उसको भी ऐड कर दिया। तो बोलते हैं ना एक कदम आगे रहना है, ताकि हम रिस्क फ्री जोन में फ्री फ्लोट कर सके। फ्री फ्लोट का कंसेप्ट किसने दिया था वैसे आप बता दीजिए, फिल्म्स के लिए भी रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आई होप ये जो बेसिक इंट्रो है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला कदम क्या हो? अगला कदम है मस्ती से झूमने का। झूमने का मतलब अब टॉपिक के अंदर डीप जाते हैं,
एक एक टॉपिक को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपिक एनालिसिस करवाते हैं वो तो टॉपिक बता देंगे आपको, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर दैट टॉपिक, कितने डेप्थ में जाना है, कौन कौन से डायमेंशन को कवर करना है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग होता है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो मैं सिर्फ टॉपिक नहीं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आखिरकार उस टॉपिक को किस एंगल से प्रिपेयर करना है और कितने डायमेंशन में आपको जाना है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, खासकर न्यू एस्पायरेंट, उनको बड़ा ही चैलेंज लगता है कि क्या डोमेन कवर करें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपने अगर चंपारण पर टॉपिक तैयार किया, ठीक है, पूरा आपने तैयार कर लिया होगा ए से लेकर जेड चंपारण के कंपोनेंट को। अब क्वेश्चन आया चंपारण में, रोल ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन डिक्लेयरिंग गांधी जी एज मास लीडर। तो आप समझिए कि क्वेश्चन का डोमेन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्या करेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो चंपारण पर जितने भी नोट्स बनाए वहाँ जाके चिपका देंगे। नहीं करना है ऐसा। तभी तो मैंने मेन सेंसर राइटिंग का जो वीडियो बनाया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो इट्स कंपलसरी कि आप देखिए। तो टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको आंसर करना है। मतलब ऐसा है कि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो सेलर आपको वो प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट दे दे, तो आप तो नाराज हो जाएंगे, भाई कैसे कर दिया तुमने, ये हमने मांगा ए, आपने दिया बी, लो मेरे पैसा, अरे बाबा, ऐसा करते हैं ना। तो ये चीज़ें जो है एग्जामिनर और एस्पिरेंट्स के बीच में भी लागू होती है। तो होप यू अंडरस्टूड बेटर व्हाट आई ट्राई टू कन्वे। तो चलिए अब एक एक करके टॉपिक के अंदर घुसते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा कला और आर्किटेक्चर, उसमें पेंटिंग्स की बात करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको दिखाया 67, 68 जो भी है, पटना कलम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर रखना है, यानी कि लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। तो एल या एस कहीं लिखा रहेगा, तो यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि एक स्टेप आगे आपको रहना है, तो क्या पता एग्जामिनर मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछे, मंजूषा पेंटिंग के बारे में पूछ दे, तो आपको मधुबनी पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रिपेयर करना है, लेकिन मंजूषा पेंटिंग पर आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। अब सवाल उठता है कि व्हाट टू प्रिपेयर, इस टॉपिक में हमें क्या कवर करना चाहिए। देखिए जो तरीका होता है नोट्स बनाने का, माइक्रो नोट्स बनाने का, एक तो ये कि आपको इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेडीमेड रखना है। ऐसा हो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कि किसी भी डोमेन से क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ दे तो वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हम चिपका सके। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो आपका बहुत सारा लोड ऐसे ही आसान हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट आपको तैयार करना है वो ऑरिजिन टाइमलाइन। अब ये जो पटना कलम है या फिर मधुबनी है, कहीं ना कहीं से ये ऑरिजिनेट हुआ होगा। जैसे पटना कलम मुगल पीरियड के पैट्रोनेज पर आधारित था, फिर अंग्रेज ने पैट्रोनेज दिया, फिर पैट्रोनेज जब छीन लिया गया तो फिर वो डिक्लाइन हुआ। ऐसे करके हमारा टाइमलाइन पता होता है, तो उसको भी आप मेंशन करिए तो बेटर क्लैरिटी होगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मक्खन कहेंगे, जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बॉडी पार्ट, वो है मेन फीचर, यानी कि प्रमुख विशेषताएं क्या हैं पेंटिंग्स की। उसके बाद आपको तैयार करना है करेंट सिचुएशन, उसमें कि आखिरकार ये पेंटिंग की डिक्लाइन क्यों हुई या क्यों हो रही है। और उसी के साथ साथ आप ऐड कर देंगे कि गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव ले रही है टू रिवाइव ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इतने डोमेन को कवर कर लीजिए, हो गया आपका काम। और जो मैं यहाँ स्टार मार्क्स कर रखा हूँ, जो आगे के भी टॉपिक्स में आपको दिखेगा, वो बेसिकली इस पर्पज से कि भाई ये जो स्टार मार्क टॉपिक है वो तो मतलब डू और डाई वाली टॉपिक है, करके ही जाना है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इन सबको भी छोड़ देंगे जो स्टार मार्क्स नहीं है। रिलेटिवली आप, जैसे होता है ना कि अगर कम समय है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो रिवाइज किससे करें, तो आप ऐसे में स्टार मार्क वाले टॉपिक को कर लेंगे। बाय द वे एक एक्सरसाइज आपके लिए यहाँ पर है कि ये जो पेंटिंग है ये किसकी है, तीनों में से किसकी है, तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने जो टेलीग्राम पर हमने लाइव स्ट्रीम करवाई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था, और आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं तो उसको एड्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा एक संतुष्टि महसूस हुई। और ऐसे ही कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीम कराई जाए और आपके जो भी सवाल हो वो पूछा जाए, ताकि एक इंटरेक्शन बना रहे, सो दैट आपको भी ये ना लगे कि कोई जो मेंटर है उस इंटरेक्ट नहीं करता है।
तो इंट्रैक्शन करने से बहुत सारे जो मेंटल डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बस इंट्रैक्शन से ही, ऐसा है नहीं कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, बिल्कुल आती है, लेकिन एक डाउट रहता है तो वो खत्म हो जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ठीक, अब आते हैं आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में क्या आपको कवर करना है? मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्य कला का, उसी प्रकार से पाल वंश का करना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और इन दोनों में जो मैंने स्टार मार्क्स करके रखा है, इसमें क्या प्रिपेयर करना है? इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और इनके फीचर्स, क्या फीचर्स है, लाइक कहीं आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, कहीं आपको पोट्री देखने को मिलेगा, है ना। वो आपका नोट्स जब आप बनाओगे ना एक सोर्स से, तो वो सब कुछ दिया रहता है, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, देयर विल बी लॉट ऑफ टाइम विल बी टेकन, ठीक है। एंड ध्यान रखना है, जब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टॉपिक को आंसर कर रहे होते हैं तो डायग्राम का बहुत स्कोप होता है, तो डायग्राम भी बनाना है, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देना है, तो आपके आंसर को और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बनाएगा, एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको इम्पैक्ट, यानी कि क्या प्रभाव है या इसका सिग्निफिकेंस, महत्वता बिहार पर, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो उसको भी तैयार कर लेना है। गॉट इट। और कंक्लूजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फिर देखिए, एक है आपका टेम्पल डेवलपमेंट इन इंडिया, और इसमें जो बीपीएससी फोकस करती है वो है नॉर्थ इंडिया में, तो ये आपको तैयार करना है। कहाँ से शुरुआत करेंगे? आपको पता है कि गुप्ता पीरियड से टेम्पल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, उसके बाद टेम्पल डेवलपमेंट के स्टेजेज आते हैं, फिर उसके बाद जो टेम्पल डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, जिसमें टेम्पल डेवलपमेंट के स्टाइल्स आ जाते हैं, नगर स्टाइल है, द्रविडम स्टाइल है, वैशारा स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप नॉर्थ इंडिया पर फोकस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो नगारा स्टाइल पर फोकस करेंगे, उसके जो सब कंपोनेंट्स है उस पर फोकस करेंगे। तो एक तो ये हो गया, लेकिन मैंने बोला कि एक स्टेप अहेड होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो विभिन्न टेम्पल की स्टाइल्स है उसको कंपेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द्रविड़ा, नगारा, वेसरा स्टाइल एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ आप कंप्लीट करेंगे, योर आंसर विल बी रेडी। तो ये हो गया आपका पूरा टेम्पल वाला। उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट या नॉट, शॉर्ट नॉट, तो आप इसका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तैयार कर ले, क्योंकि क्या पता आपको तीनों स्टाइल का कंपैरिजन पूछ ले, या फिर एक एक का पूछ सकता है, द्रविड़ा का पूछ सकता है, या फिर नगारा का पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया, केव्स के ऊपर भी आपको सिमिलरली तैयार करना है, ओके। और जैसे यहाँ पर आपको शुरुआत करना है केव्स के बारे में, तो भीमबेटका का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पुराना केव्स तो अभी वहीं मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ ईस्टर्न इंडिया है ना, ऐसा नहीं कि आपको साउथ इंडिया के बारे में मेंशन करना। ईस्टर्न इंडिया में तो आपको ईस्टर्न इंडिया जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर भी बहुत सारे केव्स मिलते हैं। फिर बिहार में केव्स है, बनावर केव्स है ना, ठीक है, और भी बहुत सारे बिहार में केव्स है, तो उसका रेफरेंस आप देंगे। फिर कुछ आप सेंट्रल इंडिया के केव्स भी यूज कर सकते हैं रेफरेंस में, एग्जाम्पल्स में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा तो डायरेक्ट आप सोचोगे कि ये इंडिया की बात कर रहा है, नहीं, यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा है, अदरवाइज आपका नंबर घट जाएगा। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। हो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड इतना कवर करते हैं तो आपको इससे बियॉन्ड इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टॉपिक से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों एस्पेक्ट्स को कवर किया है, आने वाला और जो आ चुका है। So that's a better thing. So now let's come to the modern history. अब जब हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो आपको पता होगा, या फिर आप क्वेश्चन को भी देखकर पता कर सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया से ही आते हैं, और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको और मजबूती से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपके काम आसान कर दिए, तो जितने भी टॉपिक्स में टूट सकते हैं कोई भी टॉपिक, तो उसको मैंने तोड़ा है। तो जनरली जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो शुरुआत करेंगे हम ट्राइबल रिवोल्ट से। फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो स्टार मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो करके जाना है, उस पर फोकस ज़्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टार मार्क्स नहीं है उसको ना कवर करें। वाई टू टेक रिस्क, आप नहीं करके जाओगे, कोई दूसरा करके जाएगा, कोई तीसरा करके जाएगा, और फिर आपको बाद में परेशानी हो सकती है। सो डोंट टेक द रिस्क। मैंने तो वैसे भी बहुत सारे टॉपिक्स को आपको कंसाइज कर ही दिया है, तो इतना तो मेहनत बनता है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पॉन्स ज़रूर दें।
तो ट्राइबल रिवोल्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको मुंडा रिवेलियन और संथाल रिवेलियन कवर करना है, और इसका आपको शॉर्ट या लॉन्ग दोनों तैयार करना है। दोनों तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट अलग से करेंगे लॉन्ग अलग से करेंगे। लॉन्ग तैयार कर लिया, शॉर्ट अपने आप तैयार हो गया, है ना। हाँ, जहाँ मैं लिखूंगा कि शॉर्ट तैयार करना है तो वहाँ लॉन्ग नहीं करेंगे। जैसे आगे मैं बताऊंगा कि इंडिगो रिवेलियन में आपको शॉर्ट नॉट तैयार करने हैं, नॉट द लॉन्ग, ठीक है। तो ट्राइबल रिवोल्ट में जो मुंडा है, संथाल रिवेलियन है, वो करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है वो है ट्राइबल रिवेलियन, यानी कि जनजातीय विद्रोह 19वीं शताब्दी में जो हुए उसके कंटेक्स्ट में। तो एक प्रकार से आप समझिए कि जो भी छोटे छोटे ट्राइबल रिवोल्ट्स या बड़े बड़े ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए उसका ये कल्मिनेशन है ना। तो यहाँ पर आपको मुंडा भी आ जाएंगे, संथाल भी आ जाएंगे, और भी ट्राइबल रिवेलियन आ जाएंगे। तो 5-6 ट्राइबल रिवेलियन के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि प्रिपेयर कैसे करना है, बताया नहीं अभी बताऊंगा प्रिपेयर कैसे करना है। एक तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेडी रखना है आपका। फिर जब भी ट्राइबल रिवोल्ट पर क्वेश्चन आएंगे काउजेस तैयार करने हैं, यानी कि कारण क्या थे मूवमेंट के। फिर इन ट्राइबल रिवेलियन की विशेषताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और इम्पैक्ट क्या हुआ ट्राइबल रिवेलियन का। जैसे आपको पता होगा संथाल के लिए संथाल प्रांगना एक्ट आया, है ना। तो ऐसे करके और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हुए थे, तो उसको भी तैयार करना है। एंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के आंसर में मिस रहते हैं वो है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। क्योंकि आप समझिए कि आज भी हमारे देश में ट्राइबल्स रहते हैं, है ना। तो वो जो ट्राइबल रिवेलियन उस समय उन्होंने किया था अपने हक के लिए, वो चीज़ आपको आज भी रिफ्लेक्ट होती है। और अगर आप कुछ करंट के एग्जाम्पल दे दे तो और बेहतर होगा। जैसे अभी निकोबार आइलैंड में वहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइबल्स हैं वो अपने अधिकार के लिए, कल्चरल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं वहाँ के प्रोजेक्ट्स का। तो समझ रहे हो आप कंटेम्प्रोरी रेलेवेंस कितना अच्छा लगेगा कि एस्पिरेंट्स ने एग्जाम्पल को करंट रेलेवेंस से लिंक कर दिया। सो दैट इज द पॉइंट। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा एज ले सकते हो, और ज़्यादा आपको लंबा नहीं लिखना है, 4-5 लाइन में आप सिर्फ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर फोकस इस पर रहता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट। तो ट्राइबल रिवोल्ट हो गया। अब चलते हैं हम पीजेंट मूवमेंट की तरफ, यानी कि किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन अभी मैंने पूरा आपको दिखाया कि चंपारण कितना फेवरेट है बीपीएससी का। तो चंपारण पर शॉर्ट नॉट भी आया है, लॉन्ग भी आया है, तो दोनों तैयार करना है। और फिर है इंडिगो रेवेलियन जो बंगाल में हुआ था, और इस पर शॉर्ट नोट तैयार करना है। अब क्या प्रिपेयर करना है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करेंगे, इस पर काउजेस तैयार करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स तैयार करेंगे, फिर इम्पैक्ट क्या हुआ या उसका सिग्निफिकेंस क्या है तो वो तैयार करेंगे, और कंटेम्प्रोरी रेलेवेंस। किसान आंदोलन अगर कोई पास्ट में हुए लाइक 2020 में आई थिंक ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, और भी होते रहते हैं, तो उसका भी आप एग्जाम्पल कंटेक्ट दे के कंक्लूड कर सकते हैं। और हाँ, कुछ अन्य डोमेन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के तरफ से, तो उसको भी कवर करना है। लाइक जब हम इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस की बात करें हैं यहाँ पर, तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल के परिप्रेक्ष्य में आंसर तैयार करना है कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस इस मूवमेंट का रहा है। और भी इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस डिफरेंट डोमेन में रहे, लेकिन इस पर बीपीएससी ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है ना। ये बात हो गई। हाँ, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है आपका पूरा डोमेन जो आपके शॉर्ट नोट में या फिर जो आप माइक्रो नोट्स बनाओगे उसमें आएगा। लेकिन आप ये नहीं करना कि पूरा क्वेश्चन आया और आप पूरा जाके छाप दिए। वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना, जो क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन की डिमांड हो रही है उस हिसाब से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। तो एक प्रकार से नहीं बोलते हैं, इट्स लाइक ए ट्री जिसमें सब कुछ है, और जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है इट्स लाइक ब्रांचेज ऑफ द ट्री, स्पेसिफिक पार्ट। तो ऐसे ही करके आपको समझना है, फिर आंसर करना, राइट। ठीक है, आई थिंक कि हिंदी मीडियम पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि जहाँ तक हो रहा है बाइलिंगुअली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। और अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक, दैट इज फ्रीडम मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार। अब आप बताइए कि भारत में तो फ्रीडम मूवमेंट हुआ, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। बिहार के लोग भी पार्टिसिपेट किए थे ना, बिहार की महिलाएं पार्टिसिपेट करी थी। तो बिहार
बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये तो जरूर सुनिश्चित करेगा कि बिहार के कंट्रीब्यूशंस के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। तो जो भी फ्रीडम मूवमेंट के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे उसमें रोल ऑफ बिहार आना ही चाहिए, है ना। भले क्वेश्चन हो सकता है रोल ऑफ बिहार पर स्पेसिफिक ना पूछ रहा हूँ, लेकिन आप एक अलग से सब हेडलाइन दे के आप रोल ऑफ बिहार को भी मेंशन कर सकते हैं, तो इससे आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा एग्जामिनर के आंसर राइटिंग चेक करने के मैनर में। ठीक, तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। एक है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, और मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी है, आप देखिए यहाँ पर राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, वाज इट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो 2 सेक्शन है, अब यहाँ 38 मार्क्स है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 19 मार्क्स पार्ट 1 के लिए, 19 मार्क्स पार्ट 2 के लिए। ठीक, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना होता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, एक तो यह है कि रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, और इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। और रोल ऑफ आज़ाद दस्ता इन बिहार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद दस्ता का क्या योगदान रहा था, और आप हमें बताइए कि आज़ाद दस्ता किसने बनाया था। तो इनडायरेक्टली मैं क्वेश्चन 1 का ही आंसर बता रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। और जब हम बिहार का कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डोंट इग्नोर टू ऐड द रोल ऑफ फीमेल। बिहार में जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और नाम आपको याद होने चाहिए, उनके कुछ स्पेसिफिक एक्शंस भी याद होने चाहिए, ताकि जब आप आंसर लिखे तो एक अलग ही लेवल का आंसर हो आपको। भले ही भूल जाएं वो अलग बात होती है, लेकिन अगर याद रहेगा तो आंसर में लिख ही दोगे। तो ये मैंने आपको बताया कैसे प्रिपेयर करना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फैक्टर्स क्या थे, कारण क्या थे इस मूवमेंट के, और इस मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था। जैसे 3 फेज में ये मूवमेंट हुए थे तो थोड़ा बहुत आप मेंशन कर देंगे, और बिहार का रोल क्या रहा, जयप्रकाश नारायण जी का रोल क्या रहा, और फिर इम्पैक्ट क्या हुआ इस मूवमेंट का। तो इम्पैक्ट में आपको भी पता है ना, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लेकर आई, ठीक है, और फिर मूवमेंट रुका नहीं, आगे जाके आज़ादी हुई, तो ऐसे ऐसे करके कुछ पॉइंट्स आपको ऐड कर लेने चाहिए। और हाँ, यहाँ पर मैप के भी स्कोप हो जाते हैं, आप भारत का मैप बनाइए, वहाँ पर बिहार के मैप को ऐड कर दीजिए, और फिर जगह जगह हाईलाइट कर दीजिए कि कहाँ पर किसने लीड किया था, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर बिहार का मैप करके कुछ कुछ पर्सनालिटी ने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लीड किया था, तो उसका भी मेंशन करके यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 1-2 नंबर मिल जाएंगे। दैट्स राइट, तो हो गया। अब चलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस पर भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार कर लेनी है। और देखिए इसका जो फॉर्मेशन हुआ तो उसके कारण क्या रहे उसको आपको मेंशन करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पर आया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई थिंक, वेट ए सेकेंड। ये तो कंट्रीब्यूशन है मॉडरेट फेज का ना, तो कंट्रीब्यूशन है मॉडरेट फेज का, चंपारण एक क्वेश्चन था, कहाँ गया कंट्रीब्यूशन, ये है, और कहाँ गया रविन्द्रनाथ टैगोर का आइडियाज़, फैक्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाँ हाँ, याद आ गया। एक्चुअली ये इससे भी पहले के पेपर में पूछा गया, तो इसलिए मैंने ऐड किया था इसे, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 गुट हो गए थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल यानी कि मॉडरेट, गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। तो उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, यानी कि गरम दल के क्या कंट्रीब्यूशन और उनकी कमियां रही, और नरम दल के क्या कंट्रीब्यूशन, योगदान या उनकी कमियां रही, दोनों को आपको अलग अलग नोट्स तैयार करने हैं अंडर द सेम टॉपिक ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनल्स। तो इनडायरेक्टली ये मॉडरेट्स के प्रति ब्रिटिश क्या रुख रखते थे उस पर सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं क्वेश्चन रिकॉर्डिंग, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके, अब थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ डोमेन हमारा कवर हो गया है, सो दैट हम टाइम में वीडियो को कंप्लीट करें। तो अब आते हैं पर्सनालिटीज़ पर, यानी कि विभिन्न जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है, तो उनके विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं भी रही हैं, सामाजिक स्तर पर या फिर धर्मनिरपेक्ष पर या धर्म पर या जाति पर या राष्ट्रवाद पर। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो जब भी पर्सनालिटी के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अबाउट दैट पर्सनालिटी 3-4 लाइन 5 लाइन का तैयार करके रखेंगे, और
उनके जो व्यूज़ हैं, ठीक है, उन विचारधारा किसी पार्टिकुलर डोमेन के ऊपर उसको तैयार करना है। और अब जब किसी का व्यूज़ होता है जनरली पर्सनल होता है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, तो उनके क्या क्रिटिक्स हो सकते हैं 3-4 पॉइंट्स में आप उसे समराइज करेंगे। उसके बाद उन्हीं के विचारधारा का कंटेम्प्रोरी रेलेवेंस को लिख देना है आपको। अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया तब भी आप 3-4 लाइन में लिखेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ये एक्स्ट्रा एज आपको दे देगा। उसके बाद आंसर को बैलेंस करिए। कभी भी जो फ्रीडम फाइटर है जब आप कंक्लूड करेंगे तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनके प्रति अगेंस्ट में हैं। हमेशा क्रिटिक्स देकर बैलेंस करना है आंसर को, ठीक है। तो आप चलते हैं एक एक पर्सनालिटी की तरफ। तो गांधी जी की बात करें तो देखिए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आखिरकार कौन सा फैक्टर्स रहा है जिसने गांधी जी को मास लीडर बना दिया। तो एक तो आपको वैसे भी पता होगा चंपारण मूवमेंट था ही था, ठीक है, और गांधी जी की कैरिस्मेटिक लीडरशिप थी, और भी 4-5 फैक्टर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। तो ये आपको तैयार करना है, ये आपको लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करना है। फिर आप देखिए, ये जो व्यूज़ है ना जनरली मेरे ख्याल से शॉर्ट नोट आते हैं, तो शॉर्ट नोट इस पर तैयार करेंगे आप। तो सत्याग्रह पर क्या इनकी विचारधारा रही है, और सत्याग्रह तो ये फॉलो करते थे, हर जगह हमें दिखता भी है। फिर रिलीजन पर इनकी विचारधारा, जाति पर, सोसाइटी एंड कल्चर पर, फिर स्वदेशी को लेकर इनकी क्या विचारधारा थी, उसके साथ साथ गांधी जी का क्या योगदान रहा मास मूवमेंट इनिशिएट करने में, शुरुआत करने में बिहार में, और इसका भी एक दो कुछ क्रिटिक्स हो सकता है तो ऐड करेंगे। और फिर जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है 70th में कि कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, रचनात्मक कार्य जो गांधी जी ने किए हैं उसको बताइए। जहाँ पर आप देखिए, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। ओके, तो इस पर भी आपको तैयार कर लेना था कि हो सकता है 71st में आ जाए या 72nd में आ जाए, तो वहाँ पर ब्लैंक नहीं रहे। और एक्चुअली ये सब क्या है, ऑलरेडी महात्मा गांधी के बारे में जितना आप पढ़ते हैं उसी का तो यहाँ पर समराइज करना है, पॉइंट्स को मेंशन करना है, कुछ नया थोड़ी ना पढ़ना है सब में, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में ब्रॉडर तरीके से तैयार करें। उसके बाद आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के व्यूज़ के बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो विचारधारा है समाज और कल्चर के ऊपर, उसको तैयार कर लेना है। इसका आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फ्रेम में तैयार कर ले। और नेशनलिज्म की क्या विचारधारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रही है, राष्ट्रवाद की विचारधारा, तो उसको भी तैयार करना है। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधारा के ऊपर, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी विचारधारा कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकवाद पर क्या रही है, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर क्या रही है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में ही प्रिपेयर करिएगा कि नेहरू जी का क्या अहमियत है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत को बनाने में, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए, फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, और आईएनए पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आईएनए पर आप सेपरेट से एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी न्यूज में है ना, तो ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे भी हम टॉपिक को रिलेट कर पाते हैं। फिर देखिए राम मनोहर लोहिया जी, उनका योगदान, सोशियो एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ क्या रहा है वो तैयार करना है। जयप्रकाश नारायण जी का क्या योगदान रहा है वो तो मैंने आपको बताया, ठीक है। और थोड़ा सा आप इनके आइडियाज या व्यूज पढ़ लेंगे समाज के प्रति, क्या इनका व्यूज रहा है। जैसे सोशलिज्म की बात ये करते हैं, और जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति, तो थोड़ा सा उसे आप देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर राजेंद्र प्रसाद और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं करना है कि भाई मतलब जब आप कंट्रीब्यूशन लिखेंगे तो यहाँ आलोचना नहीं करें, क्योंकि ये पर्सनालिटी है, किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किए ही हैं, तो ऐसे में कहाँ क्रिटिसिज्म नहीं करना है वो भी मायने रखता है। उसके बाद देखिए रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती इन स्ट्रेंथनिंग पीस एंड मूवमेंट इन बिहार। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी की तरफ से, तो इसको आप तैयार करेंगे और इसको लॉन्ग में तैयार कर लेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था, तो एक्चुअली में इनकी विचारधारा या व्यूज पर ये था, लेकिन एक जो ब्रॉडर डायमेंशन इमर्ज होकर आ रहा है और मैंने इसको अलग सेक्शन में कवर किया है। तो ध्यान रखें सोसाइटी और कल्चर पर इनकी विचार क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया,
इस पर भी आपको तैयार करना है। नेशनलिज्म की क्या विचारधारा इनकी रही है राष्ट्रवाद को लेकर, इस पर तैयार करना है। और ये जो मैंने कुछ करंट कंटेक्स्ट ऐड किया कि वंदे मातरम का जो इवोल्यूशन हुआ एज ए नेशनल सॉन्ग, इसको आप ट्रेस करिए, ठीक है। तो इसको तैयार करना, ये हो सकता है कि बाउंसर क्वेश्चन आपके लिए हो जाए अगर बीपीएससी पूछना चाहे तो ये आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए एक और क्वेश्चन जो आया था कि बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। आई थिंक ये 2020 में बीपीएससी ने पूछा था, ठीक। फिर नेशनलिज्म पर भी क्वेश्चन आ चुका है और इस पर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। तो इस पर आपको क्या तैयार करना है, नेशनलिज्म यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार करना है। आखिरकार भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के क्या कारण रहे हैं, उसको तैयार करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उसका प्रभाव क्या रहा है। अब थोड़ा सा समझिए कि राष्ट्रवाद को लेकर क्रिटिसिज्म भी होती है, आलोचना भी होती है, तो आपको इसकी वीकनेस भी बतानी है। यहाँ पर आप रविन्द्रनाथ टैगोर के रेफरेंस को भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आंसर आपको बैलेंस कर देना है, ठीक है, बराबर कर देना है। नेगेटिव टोन में आंसर नहीं जाना चाहिए, दैट इज द थिंग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बिहार बीपीएससी के लिए सदाबहार टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। बिहार में पश्चिमी शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट, उसको इवेलुएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली ये लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं। तो यहाँ पर दो फेज में आपको आंसर तैयार कर लेना है। एक तो 1813 से 1857 और दूसरा है 1857 से 1947 का फेज। क्योंकि क्वेश्चन जो है आप देखिए, मैं अगर दिखाने का प्रयास करूं तो एक सेकेंड, दिखाना थोड़ा ज़रूरी है दैट आप समझ सके। कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 से 1947। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया गया, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे और जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी, चलो यहाँ पर मिड 19th सेंचुरी है, मतलब 1857 और भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेवलपमेंट मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इम्पैक्ट, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से फिर आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। वेरियस प्रोफेशन जो ब्रिटिश ने किए थे, लाइक आपको पता है 1813 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी, 1919 फिर ना जाने कितने कितने कमिटीज़ बनी, ऊट डिस्पैच बना, मकुले कमिटी बना, उनका रेफरेंस देना है और बिहार से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको दे देने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रिटिसिज्म करना है और फिर करंट के एंगल से जोड़ देंगे, बता देंगे कि बिहार में जो आज जो शिक्षा की दुर्गति हो रखी है उसका कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश पॉलिसी भी जिम्मेदार है, जिसके कारण दिक्कतें आती हैं, आ रही थी और उसका इम्पैक्ट आज हमें मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक पॉजिटिव टोन से एंड कर सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट या फिर जो अभी गवर्नमेंट है वो वेरियस पॉलिसी के माध्यम से चीज़ें सुधार कर रही हैं, उदाहरण के रूप में कुछ रेफरेंस देके कंक्लूड कर देना है। उसके बाद है 1857 का रिपोर्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कैसे तैयार करना है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करें, काउजेस क्या थी, कारण क्या थी 1857 के रिवोल्ट के बारे में, फिर सिग्निफिकेंस क्या रहा, महत्व क्या रहा, जिसमें हम बोलते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं बोलेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं हम, लिमिटेशन से फेल्योर क्या रही। और यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट के रूप में भी तैयार कर लेना है, कुंवर सिंह का रोल क्या रहा इस मूवमेंट में। इवन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1857 का आता है तो कुंवर सिंह का रोल नहीं बोलना है। बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं तो बिहार के पर्सनालिटीज के रोल तो मेंशन कर ही नहीं चाहिए, है ना। अब जो मैंने आपको बताया कि हम एक लेवल अलग चल रहे हैं वो आ गया है, उसका समय अब आ गया है, बोलते हैं ना इंतजार की घड़ी खत्म हुई, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स में जैसे 3-4 एक्ट्स तो पूछ ही लिए गए, तो बाकी के भी पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि ये पहला एक्ट था जो सेंट्रलाइज किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 अलग से, चार्टर एक्ट 1813 अलग से, चार्टर एक्ट 1833 अलग से। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1990, 1935, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये आपको कवर करना है। क्या करना है आपको, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन तैयार करना है, फीचर्स क्या थे, इसके प्रोविजंस क्या थे, क्रिटिसिज्म करना है और कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड कर देना है कि बाद में इसके जगह पर ये आया वो आया, ऐसे करके कंक्लूड करना है। अब देखिए एक और जो क्वेश्चन बीपीएससी लॉन्ग फॉर्म में पूछ रही है, यानी कि 38 मार्क्स का, उसको भी देखते हैं। वो है इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इमरजेंस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको शायद बताया, यहाँ पर देखिए है ना, हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस। और फिर आई थिंक 68 में क्वेश्चन पूछा था
फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्या कारण थे। तो उसी आधार पर, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो सकता है 71 में भी पूछा जाए, तो तैयार कर लेना है आपको। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या थे और कैसे ब्रिटिश पॉलिसी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को इनिशिएट करवाने में, कहेंगे ना कि योगदान रहा। भाई इतना एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी ब्रिटिश की तो फिर योगदान क्या, वो तो हो ही जाएगा, है ना। तो ये है हाउ टू प्रिपेयर। तो आप देखिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार करेंगे, फैक्टर्स में ब्रिटिश पॉलिसी एंड हाउ, इसका अलग से सेक्शन तैयार रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके साथ साथ ऑन फैक्टर्स जो आते हैं, लाइक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उद्गम होना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिज्म का ग्रोथ होना, जो भी मैंने बताया आपको, मीडिया का भी रोल आने लगा, एंट्री ऑफ गांधी जी। तो ऐसे करके आप 4-5 फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको वीकनेस भी लिखना है, क्या कमजोरियाँ थी, और फिर अपने आंसर को बैलेंस कर लेना है। तो ये हो गया सारे मेजर टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं। अब आते हैं कुछ मिसलेनियस कि थोड़ा बहुत आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। लेकिन तैयार कर लेना है, मतलब समय है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। तो एक तो ये है कि बिहार इज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअल सेंटर रहा है, कैसे रहा है, और ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। शायद मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ गया, यहाँ नहीं, यहाँ पर आप देखिए, है ना, बिहार हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम्स। कैसे, तो आप नालंदा और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और जो लर्निंग सेंटर्स थी, और स्पिरिचुअलिज्म में महावीर, बुद्धिज्म, उन सब का रेफरेंस देना है, हो गया। जो पढ़े हैं वही आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दलित मूवमेंट इन बिहार, इसका शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार, या फिर नेशनल लेवल पर, उसमें बिहार का रोल आपको मेंशन कर देना है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए तैयार किए थे ना आप, वैसे ही सीडीएम के लिए तैयार कर लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है रोल ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वेमेन फ्रॉम बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी तैयार करना है। तो इस हिसाब से मैंने डिटेल्ड तरीके से आपका एक एक टॉपिक और उसके सब टॉपिक, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपकी ड्यूटी क्या रहेगी कि आप माइक्रो नोट्स तैयार करेंगे इस पैटर्न पर। अब आप समझिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन यूज द चैट जीपीटी और द जेमिनाई जो गूगल की है। मैं तो थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि जेमिनाई का प्रो वर्जन यूज करें, क्योंकि ये आंसर थोड़ा सटीक और सही देता है, ठीक है। तो वहाँ से भी तैयार कर ले। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, टाइम की कमी है, तो वहाँ से भी तैयार कर ले। लेकिन हाँ, ये सुनिश्चित करेगी जब तक कंसेप्ट आपका, अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर नहीं रहेगा, कितना भी आप नोट्स बना लेंगे, फिर वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली प्रिंसिपल होती है वो कहीं ना कहीं लागू नहीं होगी, और फिर आप परेशान रहेंगे। एग्जाम नज़दीक आता जाएगा, आपका बर्डन बढ़ता जाएगा, और यू विल बी फेसिंग द क्राइसिस इन द टाइम जब आपको नहीं फेस करना चाहिए, राइट। तो ये थी हमारी तरफ से इनिशिएटिव्स, और आने वाले समय में आपको कुछ प्लान में बता दे रहा हूँ। एक तो ये कि हम सोच रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम सेशन को मतलब 4-5 दिन में एक बार ज़रूर किया जाए, ताकि आपके जो भी डाउट्स इन 5 दिन में क्रिएट हो जाते हैं वो एक साथ सॉल्व हो जाए, और आपकी कोई भी क्वेरीज रहेगी आपका वो यहाँ से सॉल्व हो जाए। तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ कनेक्शंस, इट्स विल बी वेरी गुड आपके लिए भी, और मुझे तो अच्छा लगता है आपको मदद करना, ठीक है। थैंक यू।